हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के जीव विज्ञान के पार्ट 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इसके हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव 1 शॉर्ट के रूप में देखेंगे लोग, जो कि ये हम लोग का पार्ट 1 रहेगा। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वह वे लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कॉपी में लिख लें ताकि एग्जाम के समय में रिवीजन करने में आसानी होगी। तो अब हम लोग जो हम लोग का चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसके हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किसके माध्यम से निकलता है? तो जल के माध्यम से बाहर निकलता है। यानी जल का सूत्र होता है H2O, तो वही टूटता है और बाहर निकलता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, यानी ग्वाइटर अथवा उसी को घेघा रोग किसकी कमी से पनपता है? तो आयोडीन की कमी से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन जो है वो कैसे पकड़ता है? तो कुटपाद द्वारा पकड़ता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण जो होता है पौधों का रंग जो होता है हरा होता है? तो ये है हम लोग का क्लोरोफिल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा है जो ग्लूकोज का सूत्र है? तो ग्लूकोज का जो सूत्र है वो है C6H12O6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अमीबा जो है उसमें अधिकांश पोषण जो होता है वो कैसे होता है? तो अंतः ग्रहण के द्वारा होता है अधिकांश पोषण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो जो हम लोग का दांत है उसकी सबसे जो ऊपरी परत है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग इनामेल कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। स्वपोषी के लिए आवश्यक है तो इनमें से सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में जो भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा है जो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन का पाचन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुख गुहा में जो हम लोग खाना खाते हैं तो कौन सा भाग का पाचन होता है मुख में? तो कौन से भाग का पाचन होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का भाग है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा का प्रक्रिया करता है। तो कौन सा एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है? तो ये है हम लोगों का लाइपेज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम लोग को जो शरीर में भोजन का पाचन होता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये है हम लोग का उपचयन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। तो जो हम लोग का पित्तरस होता है वह कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो दूध से हम लोग जब दही को बनाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये होता है किण्वन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि किस पौधों में रंध्र उपस्थित रहते हैं। तो किस पौधों में जो रंध्र होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित का मतलब होता है यानी नहीं होते हैं। तो किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं यानी नहीं होते हैं? तो इसका आंसर होगा हाइड्रिला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव गुर्दे का आकार होता है। तो मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो सेम के बीज का आकार का होता है। यानी मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो सेम के बीज के आकार का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो यानी कौन सा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में नहीं होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है। यानी एक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है द माइक्रोग्राफिया, वो किनके द्वारा लिखी गई है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। यानी जो हम लोग के पेड़ पौधे होते हैं या पशु होते हैं तो उनकी कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन जो हम लोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कोशिका विज्ञान कहते हैं। यानी कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं लोग तो उसे कोशिका विज्ञान कहेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। तो मानव हृदय घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? तो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो रक्त जो होता है वो किसके उपस्थिति यानी किसके कारण से लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण हम लोग का जो शरीर में रक्त होता है यानी खून होता है वो लाल होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का हृदय से शरीर से विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। यानी शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर से विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। तो क्या कहलाती है?
तो धमनियाँ कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है कि पादप में एंजाइम उत्तरदायी है। तो पादप में एंजाइम जो है वो उत्तरदायी है तो जल का वाहन, यानी पादप में जो एंजाइम होता है ना वो जल का वहन करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। तो किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है, तो वायवीय श्वसन में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, यानी जो हम लोग का तिलचट्टा होता है उसमें कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, तो 10 जोड़े। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रेकिया जो होता है वो किस जीव का श्वसन अंग है, तो कॉकरोच। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है, तो CO2 मुक्त नहीं होता है, पानी का टूटना ही होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, CO2 का उपयोग होता है, लेकिन हम लोग का CO2 मुक्त नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मछलियाँ किस अंग द्वारा श्वसन करती है, यानी मछलियाँ जो होती है वो किस अंग से सांस को लेती है या छोड़ती है। तो हम लोग का इसका आंसर होगा गिल्स, यानी गल्फर गिल्स से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो वृद्धि है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं के किस यौगिक में होता है। यानी आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है, तो किस में होता है, तो लैक्टिक अम्ल में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधों में गैसों को आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो क्या रहते हैं, तो रंध्र। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। तो एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है तो परासरण द्वारा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पानी और घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है कि पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है, तो इसका आंसर होगा जाइलम नलिकाओं द्वारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो सुक्रोज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचती है। तो
पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? तो इसका आंसर होगा विसरण। विसरण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि चलनी नलिकाएं पाई जाती हैं, तो चलनी नलिकाएं पाई जाती हैं तो किसमें पाई जाती है? तो फ्लोएम में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? यानी जो हम लोग का रेड ब्लड सेल होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, उसकी जीवन अवधि कितनी होती है? तो उसकी जीवन अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? तो इनमें से कौन सा है जो संवहन ऊतक है? तो इसका आंसर होगा जाइलम फ्लोएम, मतलब फ्लोएम जाइलम। तो इसका आंसर होगा बी और सी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? तो फ्लोएम जाइलम। तो इसका आंसर होगा दोनों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ जो है वो उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण द्वारा करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो इसका आंसर होगा डी, सुक्रोज के रूप में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा है जिसका हृदय सबसे तेज धड़कता है? तो इसका आंसर होगा चूहा। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो हम पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, अगर उन्हें यह पीडीएफ चाहिए वो भी फ्री में, तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। जो लोग भी अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके बाद हम लोग इसके पार्ट 2 वीडियो को हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।